नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मार्क एजुकेशन पे। अपने चैनल पे भारत के संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन टॉपिकों की अपने एक सीरीज शुरू की थी। सीरीज का नाम है अपने सामने रफ्तार सीरीज। इस सीरीज के अंदर अपने एक टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक के बाद उसमें जितने भी आए हुए प्रश्न अपने को है वो प्रश्न अपन पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था कल के लेक्चर के अंदर, आपने देखा होगा। पहला टॉपिक था भारत के संविधान की प्रस्तावना। आज आपके सामने जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए या फिर आने वाले जो प्रश्न हैं वो प्रश्न अपन पढ़ेंगे। अगर आपको इस टॉपिक को पूरा पढ़ना है तो पहले वाला लेक्चर देखिए, और अगर आपने टॉपिक ये पढ़ लिया पूरा तो इसके बाद आज वाली क्लास जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखिए इस सीक्वेंस के अंदर इस कड़ी में पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, यानी सीक्वेंस में जमाना है अपने को क्या कहा गया है। तो दोस्तों देखिए, जब अपन भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से जो है प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए। तो क्या कहा गया है, तो शुरू होता है संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष, फिर आता है लोकतंत्र, फिर आता है गणराज्य। तो एक नंबर अपना जो प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है, शुरू होता है संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आता है लोकतंत्र और फिर आता है गणराज्य। तो पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही अपने सामने आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन। तो इस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। देखिए जब अपने प्रस्तावना पढ़ी थी तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान समय तक एक ही बार संविधान संशोधन होता है, और एक बार जो संविधान संशोधन होता है वो होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है। इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी इस संविधान संशोधन को छोटा संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। छोटा संविधान या लघु संविधान की संज्ञा इसे दी जाती है। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा देखिए कितने शब्दों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और कौन से शब्द जोड़े गए, अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये जो प्रश्न नंबर 2 था, इस प्रश्न नंबर 2 का दोस्तों सही जो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र शब्दों को जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो सेम ही अपने सामने ये प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। और इस 42वें संविधान संशोधन के अंदर जो है पूछा जाए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे वे।
पूछा जाए उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय जो है 42वें संविधान संशोधन के अंदर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। कितने शब्द जोड़े गए थे, कब हुआ था, तो वो अभी अपन ने जो है पढ़ा था प्रश्न नंबर 2 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया, किस तिथि को लागू किया गया, यानी भारतीय संविधान को लागू करने की जो तिथि है प्रस्तावना के अंदर है वो कौन सी है। 1 नंबर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1949 और उसके बाद है 15 दिसंबर 1947। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया, भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया, कब अधिनियमित किया गया, अधिनियमित किया गया, कब जो है आत्मापित किया गया, कब जो है वो आत्मापित किया गया। ऐसी बात लिखी हुई मिलती है और वो मिलती है कि एतत् द्वारा आज अंगीकार किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मापित किया गया दोस्तों 26 नवंबर और 26 नवंबर 1949 को किया गया। ऐसी बात पूछा जाए कहाँ पे लिखी हुई मिलती है, तो ऐसी बात लिखी हुई अपने को मिलती है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। क्या लिखा हुआ मिलता है, लिखा हुआ मिलता है एतत् द्वारा आज, एतत् द्वारा आज 26 नवंबर 1949, एतत् द्वारा आज 26 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 2006 को भारत के संविधान को हम क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मापित करते हैं। तो ये जो प्रश्न है अपने सामने क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो अपने सामने ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, 26 नवंबर 1949 का होगा। देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि भारत को एक गणराज्य, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। देखिए भारत के संविधान की जब अपन प्रस्तावना को अपन पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में शब्द अपने को मिलता है संप्रभुसत्ता, संप्रभुता, संप्रभुता, समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए। तो पूछा गया है गणराज्य माना गया है, क्यों गणराज्य माना गया है, तो मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी। गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि भारत के अंदर सम्राट का बेटा सम्राट नहीं बनेगा, भारत के अंदर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, भारत के अंदर जो है वंशानुगत व्यवस्था नहीं है, भारत के अंदर जो है वंशानुगत व्यवस्था नहीं है। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, आप सभी को पता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, ये राष्ट्राध्यक्ष जो है इसका निर्वाचन किया जाएगा, इसका निर्वाचन किया जाएगा। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, इसका निर्वाचन किया जाएगा। तब देखिए अपने सामने कौन सा आंसर, कौन सा जो ऑप्शन इसका सही होगा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, बिल्कुल मिली थी, उसका अपना एक लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार होगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होगा। क्वेश्चन में है राज्याध्यक्ष का चुनाव होगा, तो इस प्रश्न का जो सही अपने सामने आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 4 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। यानी पूछा गया है दोस्तों कि भारत की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो वास्तविक शक्ति है, भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है, वो किसके अंदर निहित है। क्या राष्ट्रपति के अंदर निहित है, क्या मतदाता के अंदर निहित है, क्या जनता के अंदर निहित है, क्या संसद के अंदर निहित है। भारत के संविधान की जब अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना के अंदर भारत की जो वास्तविक शक्ति है, शासन की जो सर्वोच्च शक्ति है, शासन की जो सर्वोच्च शक्ति या जो सर्वोच्च सत्ता है, तो लिखा गया है वो किसमें निहित है, लोगों के अंदर निहित है। और यहाँ पे जो है लोग आंसर में नहीं दिया गया, तो इसका मतलब लोगों का मतलब किस में निहित है, जनता के अंदर निहित है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, प्रस्तावना के अंदर जनता जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, और जनता की जगह जिन शब्दों का उल्लेख किया गया तो वो किन शब्दों का उल्लेख किया गया, लोक शब्द का उल्लेख भी मिलता है प्रस्तावना में, नागरिक शब्द का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन ध्यान रखना जनता शब्द नहीं लिखा हुआ, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है वो जनता के अंदर निहित है। जनता में क्यों निहित है, क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जनता से उसकी शुरुआत होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मूल अधिकार को कहा जाता है क्या। ये मिलते हैं भारत के संविधान के मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक मिलते हैं। प्रस्तावना को कहा गया है क्या, नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है, ये मिलते हैं भाग नंबर 4 में। और भाग नंबर 4 में आर्टिकल नंबर कहाँ से 36 से लेके 51 तक अपने को मिलते हैं, या फिर उपरोक्त सभी है। इस प्रश्न का जो सही अपने सामने आंसर है, वो सही आंसर होगा अपने सामने, भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया, प्रस्तावना को कहा गया। और भारत के संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किस किस के द्वारा कहा गया, आत्मा जो है वो किस किस के द्वारा कहा गया, आत्मा कहा गया पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। और आत्मा किसके द्वारा कहा गया, तो आत्मा कहा गया एम हिदायतुल्लाह के द्वारा, आत्मा कहा गया एम हिदायतुल्लाह के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जो अपने सामने आंसर होगा प्रस्तावना। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी जो है कंफ्यूज रहते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार ही पूछा जाता है, भारत के संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किस आर्टिकल को भारत के संविधान की आत्मा कहा था। तो याद करिए आप आर्टिकल नंबर 32 से, और आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारत के संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया था। तो अब अपने सामने जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, 32 होगा। यानी आर्टिकल नंबर 32 अपने को मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा, और आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। और इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा कहाँ पर जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, और अगर वो हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट यानी 6 प्रकार के लेख जारी करता है। तो अपना प्रश्न था, पूछा गया था, इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लेखित हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है।
हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य? संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित होती है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित होती है, या संप्रभुता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर निहित होती है। तो देखिए प्रस्तावना में लिखा गया है भारत की जो वास्तविक शक्ति है वो भारत की वास्तविक शक्ति भारत की जनता में निहित है, और जनता की जगह जो है प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ मिलता है? लोगों में निहित है। तो इस प्रश्न का सही जो अपने सामने आंसर होगा, आंसर नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। मैंने पहले भी कहा था कि इनको है जो क्रम के अनुसार जमाइए शब्दों को। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वही इस प्रश्न में पूछा है कि इनका क्रम क्या होगा। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, या फिर सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र हो गया। जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में लिखा होता है हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को संप्रभु सत्ता, संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद लिखा हुआ है समाजवाद, समाजवाद के बाद लिखा होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र के बाद लिखा होता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के बाद लिखा होता है गणराज्य। तो देखिए ऐसी सारी बातें किस ऑप्शन के अंदर मिलती है? ऑप्शन नंबर 2 में। संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, समाजवाद के बाद अपने को मिलता है लोकतंत्र, लोकतंत्र के बाद मिलता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के बाद अपने को मिलता है गणराज्य। तो इन प्रश्नों का जो सही आंसर होगा देखिए किस प्रकार जमाया गया है। संप्रभुत्व संपन्न, 1 नंबर पे संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, संप्रभुत्व समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य, रिपब्लिक, गणराज्य। तो ये जो कड़ी अपने को कौन से में मिलती है? सही ऑप्शन नंबर 2 में मिलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2 जो है वो क्या होगा? सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भाई यानी कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के अंदर नहीं है? समाजवादी शब्द बिल्कुल प्रस्तावना में मिलता है। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता ये भी अपने को प्रस्तावना में मिलता है। उसके बाद प्रभुत्व संपन्न मूल प्रस्तावना के अंदर अपने को शब्द मिलता है। तो शब्द अपने सामने कौन सा बचता है? लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है वो शब्द किस में नहीं मिलता? प्रस्तावना के अंदर नहीं मिलता। तो इस 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? कौन सा शब्द देखिए नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। इसमें पूछा है कौन सा शब्द नहीं दिया गया? विश्वास, धर्म, उपासना और भाषा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं दिया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अपने को स्वतंत्रता मिलती है 5 प्रकार की। स्वतंत्रता मिलती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म, उपासना। अब देखिए इनमें से जो प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न के अंदर जो है अपने को कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं? बिल्कुल अपने को विश्वास मिल रहा है, बिल्कुल अपने को धर्म मिल रहा है, बिल्कुल अपने को उपासना मिल रही है। तो अपने का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सही अपने सामने जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी भाषा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम जमाइए। सही क्रम जमाइए। देखिए भाई
सही क्रम जमाइए, यानी सीक्वेंस के हिसाब से जमाना है। इस प्रकार के दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब मैंने आपको प्रस्तावना करवाई थी तो एक एक शब्द जो था मैंने सीक्वेंस में आपको लिखवाए थे। देखिए सीक्वेंस किस प्रकार, सबसे पहले क्या बंधुता मिलती है, समता क्या मिलती है, स्वतंत्रता या फिर न्याय, या फिर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता, या फिर न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों सबसे पहले व्यवस्था मिलती है न्याय की। सबसे पहले व्यवस्था मिलती है न्याय की। दोस्तों 3 प्रकार का न्याय मिलता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सबसे पहले न्याय मिल गया अपने को, उसके बाद अपने को मिलती है स्वतंत्रता, फिर अपने को मिलती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मिलती है अपने को 5 प्रकार की, अभी अपन ने पढ़ी कौन कौन से प्रकार थे, 5। उसके बाद अपने को क्या मिलती है, समता। उसके बाद अपने को समता मिलती है, समता मिलती है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। जब लिखा ही है तो इनको भी लिख लीजिए 5 प्रकार। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता अपने को कितने प्रकार की मिलेगी, 5 प्रकार। उसके बाद अपने को मिलता है एकता, अखंडता और बंधुत्व। उसके बाद अपने को मिलता है एकता, अखंडता, बंधुत्व, भाईचारा। एकता, अखंडता और बंधुत्व। तो अब देखिए अपना सीक्वेंस कौन सा सही हो गया। सबसे पहले न्याय अपने को मिलेगी, कितने प्रकार की, 3 प्रकार के न्याय अपने को मिले। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की मिल गई। समता अपने को कितने प्रकार की मिल गई, 2 प्रकार की। और फिर अपने को मिलती है एकता, अखंडता और बंधुत्व। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर अपने सामने हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से प्रेरित है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से प्रेरित है। रूस की क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, या फिर अमेरिका की क्रांति से। दोस्तों जब अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना ली गई है, या प्रस्तावना का विचार जो है वो अपने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। प्रस्तावना की जब अपन भाषा पढ़ते हैं तो अपने को भाषा मिलती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जब अपन प्रस्तावना के अंदर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय अपन पढ़ते हैं तो ये पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया। सोवियत संघ कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। अब देखिए समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो आप देखिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये अपने को नारा मिलता है फ्रांस की क्रांति से। ये अपने को दोस्तों नारा दिए मिलता है फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति होती कब है तो 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति होती है। और इसी 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति के अंदर पूरे विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। पूरे विश्व में सबसे पहले पूछा जाए मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो किस क्रांति के अंदर की गई थी, तो मौलिक अधिकारों की मांग भी अपने को कहाँ से मिलती है, ये अपने को मिलती है फ्रांस की क्रांति से। तो इस प्रश्न का सही जो अपने सामने हो गया फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति से। 13 नंबर देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया अभी। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया। अभी जो 13 नंबर अपन ने प्रश्न पढ़ा यही जो है इसका आंसर होगा।
विचार कहाँ से लिया गया? तो विचार लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान के उद्देश्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत के संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताइए। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो कहा था, टिप्पणियां अलग अलग दी थी। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी के द्वारा कही गई थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ब्रिटिश विद्वान अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा कही गई थी। संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव के द्वारा भी कही गई थी, और ठाकुरदास भार्गव के अलावा और किसके द्वारा कहा गया था? और कहा गया था दोस्तों पंडित नेहरू के द्वारा कही गई। और किसके द्वारा कही गई थी? एम हिदायतुल्लाह के द्वारा कही गई थी। एम हिदायतुल्लाह के द्वारा कही गई थी। अब जो है पूछा गया प्रश्न के अंदर कि असत्य कथन बताइए, तो तीनों बिल्कुल सत्य कथन हो गए। तो असत्य कथन अपना कौन सा हो गया? असत्य कथन हो गया ऑप्शन नंबर अपने सामने क्या हो गया? 4 हो गया। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? देखिए मैंने पहले भी कहा था प्रस्तावना में 2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो पूछा जाता है किस विवाद के अंदर ये बात कही गई थी प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है। किस विवाद में ये बात कही गई थी कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है? किस विवाद में ये बात कही गई थी प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है? भाई 2 ऐसे विवाद अपने को मिलते हैं। तो प्रश्न पूछा गया, एक नंबर है मिनर्वा मिल्स वाद, ये तो होता है 1980 के अंदर, 1980 के अंदर। मेनका गांधी विवाद, पासपोर्ट का विवाद जो था, ये होता है 1978 के अंदर। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973। बेरूवाड़ी विवाद जो है ये कब होता है? ये होता है 1960 के अंदर। अब देखिए भाई प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है और प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। ये बात तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बात कही गई थी बेरूवाड़ी विवाद के अंदर। बेरूवाड़ी विवाद के अंदर ये बात कही गई थी और बेरूवाड़ी विवाद होता है 1960 के अंदर। तो प्रश्न पूछा जाए कि किस विवाद में ये बात कही गई थी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कब कही गई थी? ये कही गई थी बेरूवाड़ी विवाद 1960 के अंदर। प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है, ये कब कही गई थी? ये बात कही गई थी दोस्तों केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य और केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, ये विवाद या मामला कब आता है? 1973 को, 1973 को, 1973 को। तो आज अपने सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा भाग नहीं माना गया बेरूवाड़ी विवाद 1960। पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह बेरूवाड़ी उसका विवाद था और ये विवाद जो है किस नाम से जाना गया था? बेरूवाड़ी विवाद 1960 के नाम से जाना गया था। दोस्तों सबसे पहले अपन ने प्रस्तावना पढ़ी, विस्तार से अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को भी अपन ने पढ़ा है। तो इस क्लास को भी आप अंत तक देखिएगा और उसके बाद जो है आपके सामने भारत के संविधान का दूसरा टॉपिक रहेगा और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ अपन पढ़ेंगे और अनुसूचियों के बाद में अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी अपन प्रश्नोत्तरी के अंदर जो है पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।